चलो साइलेंस, चेक द होमवर्क। आई डिस्कस, पहले वो फिलिप्स वाला देख लो। सम नंबर 25 देख लो। 25 both the sums were very good, दिमाग वाला सम था। Be quiet now, I'm discussing the sums, please don't interrupt। Trading and P&L account for the year ended page 77। page 77 देखो, आपका सबसे पहला जो हिंट है ना, वो आपको मिलेगा पीएनएल का टोटल से। पीएनएल का टोटल 60 लाख दिया हुआ है, कैन यू सी दैट? तो पीएनएल का टोटल 60 लाख है, तो जो जी वाला अमाउंट है दैट इज 60 लाख। कैन यू सी दैट? तो सबसे पहले जी वाला अमाउंट 60 लाख मिल गया सबको। हेलो, दूसरा हिंट आपको मिलेगा कमीशन से। कमीशन टू मैनेजर का अमाउंट दिया हुआ है। कमीशन टू मैनेजर का अमाउंट इज 2 लाख रुपीज। कैन यू सी दैट? एंड दैट 2 लाख इज ऑन नेट प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। इसका मतलब कि बिफोर कमीशन का नेट प्रॉफिट 20 लाख होगा, तो 20 लाख का 10% 2 लाख होता है, तो आफ्टर चार्जिंग कितना हुआ? 18 लाख। तो वहां से आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा 18 लाख। आफ्टर वाले का 10% नहीं है, बिफोर वाले का। तो बिफोर वाला 20 लाख होगा, तभी तो कमीशन 2 लाख है। तो आफ्टर वाला कितना होगा? 18 लाख। तो दूसरा अमाउंट ए वाला मिलेगा। ए वाला नेट प्रॉफिट इज 18 लाख। डिड यू गेट दैट? हेलो, बस वो मिल गया ना, तो आपको सेलिंग एक्सपेंस ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि डेबिट में आपके पास रेंट है, ऑफिस एक्सपेंस है, कमीशन है और नेट प्रॉफिट है, तो बी वाला मिल जाएगा। सेलिंग एक्सपेंस इज द डिफरेंस। 60 लाख में से सबको माइनस करते जाओ। सो 60 लाख माइनस 26 लाख माइनस 30 लाख माइनस 2 माइनस 18 लाख, कितना? 1 लाख। तो नेक्स्ट अमाउंट आपको सेलिंग एक्सपेंस का मिल जाएगा 1 लाख। अच्छा, नाउ उसका भी नीचे हिंट दिया है। सेलिंग एक्सपेंस अमाउंट टू 1% ऑफ टोटल सेल्स। सो व्हाट मस्ट बी योर टोटल सेल्स? 1 करोड़। वहां से आपको सेल्स मिल जाएगा सी वाला 1 करोड़। अच्छा, सेल्स मिल गया 1 करोड़, सीओजीएस पता है 45 लाख डेबिट वाला, तो वहां से ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा दैट इज 55। तो डी वाला मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 55 लाख। वंस यू गेट दैट, यू नो द टोटल, दोनों साइड का 1 करोड़ है। वही ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल में आएगा 55 लाख। वहां से लास्ट अमाउंट मिसलेनियस इनकम का मिल जाएगा ई वाला 5 लाख। 5 लाख मिसलेनियस इनकम, क्योंकि टोटल है 60 लाख। एफ इज द टोटल ऑफ ट्रेडिंग 1 करोड़। ये वाला आया सबको? दिमाग चला सबका? इसमें भी गोंदड़ है, तो और थोड़ा मेहनत लगेगा। दिस वाज सिंपल। अगर ये भी टफ लग रहा है, गोंदड़ मतलब टफ लग रहा है, तो मतलब हाँ कंफ्यूज है। अगर ये भी कंफ्यूजिंग लग रहा है, गोंदड़ इज कंफ्यूजिंग, तो आप थोड़ा और ट्राई करो, दिमाग लगाओ। नाउ this one was easy, manageable. The next sum was good, 15 sum। 15 sum में आपको बैलेंस शीट पूछा गया था। Okay, with the help of opening data and adjustments, you had to make a closing balance sheet. So I dropped that closing balance sheet. This is balance sheet as on 31st December 2017। ध्यान से देखना, मॉड्यूल सम है। देखो, this is liabilities and assets. Please focus, guys. देखो, starting with during 2017,
This profit and loss account revealed a net profit of 15,30,000. मिला? This was after allowing for the following: interest on capital at the rate of 6%, depreciation on plant and machinery 10%, and furniture and fixtures 5%, and a provision for doubtful debts at the rate of 5% of trade receivables on 31st December 70. तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस मिला है, प्रॉफिट 15,30,000 का, इसमें ये 3 एडजस्टमेंट्स हो चुके हैं, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है. But while preparing the profit and loss account, he had forgotten to provide for outstanding expense 180 and prepaid insurance 20,000. So just make a small note and calculate the correct net profit. So what is your old net profit? It is 15,30,000. अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भूल गया, तो चलो एडजस्ट करते हैं. तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा. आउटस्टैंडिंग मतलब एक्सपेंस बढ़ता है ना, तो प्रॉफिट घटता है. तो लेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना था? 1,80,000 माइनस कर दो, और प्लस प्रीपेड बढ़ जाएगा. मतलब प्रीपेड प्रॉफिट को बढ़ाता है, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस को घटाता है, तो प्रॉफिट बढ़ेगा. आर यू लिसनिंग? सो प्रीपेड कितना था आपका? 1 लाख, सॉरी प्रीपेड था आपका 20. So I think your revised net profit is how much? 13,70,000. Got it? 13,70,000 मिल गया. Now his current assets and liabilities are as follows. तो current assets and liabilities जो दिया है मैं वही लिखते जाएगा. तो starting with inventories. Inventories मतलब stock. So inventories कितना दिया हुआ है आपको? 14,50,000. ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? डेटर्स एंड ऑफ द ईयर कितना था? 20 लाख. बट उस पे एक एडजस्टमेंट है, दैट इज आरडीडी. आरडीडी था 5%, मतलब 1 लाख. सर लेकिन ये वाला एडजस्टमेंट तो हो गया. किसमें हो गया बेटा? प्रॉफिट में हो गया. बैलेंस शीट में दिख नहीं रहा है ना, तो दिखाना पड़ेगा. इट्स अ लायबिलिटी. उसके बाद था कैश एट बैंक, दैट इज बैंक बैलेंस 10,35,000. ट्रेड पेएबल्स, प्लीज शट अप लास्ट बेंचेस. ट्रेड पेएबल्स कितना था आपका? 11,40,000. ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रू 6 lakhs फॉर डोमेस्टिक पर्पस. इसका कैपिटल शुरुआत में 50 लाख था. ये ड्रॉइंग्स क्या करोगे? माइनस कर दोगे कितना? 6 लाख. अच्छा, ड्रॉइंग्स का दूसरा इफेक्ट क्या होता है? बैंक से कम होता है. इट इज ड्रॉइंग्स टू बैंक. इट इज ड्रॉइंग्स टू बैंक. तो शुड आई रिड्यूस इट फ्रॉम दिस 1035? व्हाई? कैसे पता चला? क्लोजिंग बैलेंस मतलब ऑलरेडी हो चुका है. समझ में आया? तो सेकंड इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है. अगर नीचे एडजस्टमेंट में दिया तो अलग से करते हैं. ड्राइंग्स टू बैंक दोनों जगह पर ड्यूरिंग द ईयर ये हो चुका है. अच्छा, लेस ड्राइंग्स हो गया. और क्या है? प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक इफेक्ट होता है पीएनएल डेबिट, और दूसरा होता है ऐड टू कैपिटल. पीएनएल डेबिट में नहीं देगा, क्यों पता है? हो कैपिटल में तो ऐड करना पड़ेगा, उधर दिया था. तो 6% of 50 lakh is 3 lakh. अच्छा, फिर I will add net profit. Which net profit? Revised net profit. What is my revised net profit now? 13,70,000. 13,70,000. यहाँ से मेरे को आउटर कॉलम कैपिटल मिल जाएगा 60,70,000. ओके. अभी ऊपर का बैलेंस शीट के साथ मैचिंग करना है. हम लोग करते हैं ना मैचिंग. तो ट्रेड पेबल लिखा. ओके, ये रहा. एक्सपेंस पेएबल. तो एक्सपेंस पेएबल का मतलब है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. तो लास्ट ईयर था 1.5 लाख, वो लिखूं कि ये साल का आउटस्टैंडिंग? क्यों ऐसा? लास्ट ईयर का क्यों नहीं लिखना है? वो ओपनिंग था, वो तो 2-3 महीने में आपने पे ऑफ कर दिया होगा ना. यानी सिंगल एंट्री का रूल. नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज एट द एंड, दे आर नील. बट नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड लायबिलिटीज, दे रिमेन द सेम. याद है 11th स्टैंडर्ड सिंगल एंट्री? वही कंसेप्ट टेस्टिंग था. शुरुआत में जो स्टॉक होता है ना, एंड में वो स्टॉक पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो तो बिक चुका है.
शुरुआत में जो डेटर्स होता है लास्ट में वो डेटर्स भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो लोग पैसा देके कब के निकल चुके हैं, बीच में फिर सेल हुआ, फिर और बैलेंस, फिर सेल, फिर बैलेंस, एंड ऑफ द ईयर वाले डेटर करंट ईयर बैलेंस शीट में दिखते हैं। शुरुआत में जो क्रेडिटर्स होते हैं वो एंड में होने पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शुरुआत वाले क्रेडिटर्स को हमने 2-3 महीने में पे ऑफ कर दिया है। एंड वाले क्रेडिटर्स लास्ट डेट पे जो बैलेंस बचता है ना वो वाले होते हैं। शुरुआत में जो बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स पेएबल है, वो एंड डेट में पॉसिबल नहीं है। तो करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी कैन नेवर बी द सेम बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। इज इट क्लियर? दे कैन नेवर बी द सेम, हमेशा अलग ही होता है। हाँ, फिक्स्ड एसेट सेम हो सकता है, जैसे कि लैंड है तो डेप्रिशिएट नहीं हुआ तो वैसे का वैसा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस शुरुआत में अलग था, एंड में अलग है। अच्छा, ये हो गया लायबिलिटी। एसेट में प्लांट एंड मशीनरी दिया है, बट क्या प्लांट एंड मशीनरी सेम टू सेम लिख दूं? नहीं, उस पे क्या एडजस्टमेंट है देखो, देयर इज अ डेप्रिसिएशन ऑफ 10%, तो लेस 10%। सर ये पीएनएल में से तो माइनस करना है कि नहीं करना है? क्यों नहीं करना है? क्योंकि हो चुका है। नहीं हुआ होता तो मैं सारा नोट में दिखा देता, यहाँ पर इधर से भी माइनस कर देता। तो इधर करने की जरूरत नहीं है, खाली बैलेंस शीट में दिखा दो। वैल्यू इज नाउ 27 lakhs. What about furniture and fixture? Is it same or different? Initially it was 3 lakhs, but now after depreciation at the rate of 5%, it has now become 2,85,000. फर्नीचर हो गया, फिक्सचर हो गया, प्लांट हो गया, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर, ये भी क्लोजिंग पे ले लिया, बैंक हो गया, इन्वेंटरीज में लिख दिया। There's one more item left out, prepaid expense. Why am I writing this prepaid? ये तो ऊपर था नहीं, करंट ईयर का प्रीपेड है ना, ये रहा अनरिकॉर्डेड, तो ये तो इफेक्ट देना पड़ेगा, एक प्रॉफिट में और एक बैलेंस शीट में। 20,000. नाउ योर बैलेंस शीट शुड टैली 90,000, 73 lakh and 90,000. समझा अभी? बोलो, एनी डाउट्स? टेल। इधर स्टूडेंट का कॉमन सिली मिस्टेक हो जाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। वो लोग क्या करते हैं, ऊपर वाला भी ले लेते हैं और ये वाला भी ले लेते हैं, फिर बोलता है टैली नहीं हुआ, डबल ले लेते हैं। डबल नहीं ले सकते आप, क्योंकि ऊपर वाला करंट लायबिलिटी था जो 2-3 महीने में चुका दिया है, 12 महीने तक पॉसिबल ही नहीं है रखना उसको। क्लोजिंग में करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आएगा, करंट ईयर का प्रीपेड आएगा। समझ आया अभी? बोलो, एनी अदर डाउट्स? ये वाला किसको आया खुद से विदाउट एनी हेल्प? गुड, अभी समझ आया बाकी लोग को? अभी आज के लेक्चर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मैंने बोला था कंसेप्ट वाला लेक्चर है आज पूरा। सबसे पहले तो हम लोग करने वाले हैं ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री और एडजस्टमेंट एंट्री। याद है आपको 11th में किया था हमने? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंट्रीज एट द टाइम ऑफ फाइनल अकाउंट स्टेज। ये कर लिया कॉपी? आपका सोल्यूशन यही है, ठीक है? एक वर्किंग नोट और एक बैलेंस शीट है, दैट्स इट। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंट्रीज to be passed, which are not the usual entries. Normal entry से थोड़े हटके हैं, जैसे कि होता है ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्रीज एंड एडजस्टमेंट एंट्री। एनीवन रिमेंबर्स दिस? देखो, ओपनिंग एंट्री आपने सबसे पहले जर्नल चैप्टर में किया था, याद है आपको? जब आपको फर्स्ट अप्रैल को एसेट और लायबिलिटी की लिस्ट देते थे तो आप क्या एंट्री करते थे? एसेट, लायबिलिटी टू कैपिटल, फिर आप कैपिटल ढूंढते थे, डेबिट माइनस क्रेडिट करते। तो ये ओपनिंग एंट्री है ना, सिर्फ फॉर्मेलिटी की एंट्री है। इससे ये मतलब नहीं है कि बिजनेस बंद हो रहा है, बिजनेस ओपन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। खाली फॉर्मेलिटी से आप बताते हो कि लास्ट डेट ऑफ प्रीवियस ईयर पे बिजनेस बंद हुआ, एज इन एसेट लायबिलिटी क्लोज हुआ, और नेक्स्ट डे पे ये एसेट लायबिलिटी ओपन हुआ, बिजनेस बंद ही हो रहा है। खाली बुक एंट्री, लायबिलिटी एसेट को बंद किया, लायबिलिटी एसेट को ओपन किया। तो ओपनिंग एंट्री क्या है पता है सबको? एसेट बढ़ा तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट। मिला? तो बहुत बार किया है। तो ओपनिंग एंट्री सिर्फ और सिर्फ एसेट लायबिलिटी की होती है और किसी की नहीं होती है। क्लोजिंग एंट्री है ना, लायबिलिटी एसेट की भी होती है और नॉमिनल अकाउंट्स की भी होती है। व्हाट इज द क्लोजिंग एंट्री फॉर लायबिलिटी एंड एसेट्स? उल्टा कर दो, लायबिलिटी कैपिटल टू एसेट, लायबिलिटी घटा तो डेबिट, कैपिटल घटा तो डेबिट, एसेट घटा तो क्रेडिट। ये एंट्री कौन से दिन पे पास की जाती है? लास्ट डेट ऑफ द ईयर पे पास की जाती है। कब पास की जाती है? लास्ट डेट ऑफ द ईयर पे पास की जाती है। तो लायबिलिटी कैपिटल टू एसेट,
ओके, लायबिलिटी भी बंद, कैपिटल भी बंद, एसेट भी बंद, फॉर्मेलिटी की एंट्री है वापस, ये लास्ट डेट पे होती है और वेरी नेक्स्ट डे ये एंट्री आ जाती है, तो वापस ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर बैक टू देयर ओरिजिनल अकाउंट एंड बैलेंस, बराबर है। जस्ट टू क्लोज फर्स्ट ईयर का बुक्स वी पास दिस फॉर्मेलिटी का एंट्री, लायबिलिटी कैपिटल टू एसेट, दिस इज फॉर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। But on the year end, there are innumerable nominal accounts. They also get shut down. How do you close a nominal account? Either by transferring it to trading or P&L. So there are 4 types of normal closing entry possible. One for trading debits, one for trading credits, one for P&L debits, and one for P&L credits. Suppose I ask you what is the closing entry for purchases? That is trading to purchase. Purchase account 12 महीने तक बैलेंस पे जाएगा, 12वें महीने के एंड में इट वोंट बी बाय बैलेंस शीट, इट बी बाय ट्रेडिंग। तो परचेज में बाय ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में टू परचेज। वेजेस भी 12 महीने तक बैलेंस होगा, 12वें महीने के एंड में बाय बैलेंस शीट ही नहीं, बाय ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में टू वेजेस। तो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है सबका क्लोजिंग एंट्री रिमेन सेम। व्हाट इज इट? Trading to whatever, trading to purchase, trading to carriage, trading to coal, trading to gas, water, electricity, trading to factory insurance, trading to factory rent rates, taxes, trading to freight, trading to carriage inwards, trading to freight inwards, and so on. Is this clear? Normally trading account में लिखते हैं, वो लेजर होता है, हमें यहाँ पे एंट्री लिखनी है जर्नल प्रॉपर में। कौन से बुक में ये एंट्रीज होती है? तो जर्नल प्रॉपर। कैन इट गो इन एनी अदर सब्सिडरी? याद है हमने किया था जर्नल प्रॉपर, एक शीट दिया था, फिर प्रैक्टिस किया था उसमें से हमने, बड़ा सा लेक्चर था, बड़ा जर्नल बनाया था 5 पेज का। अभी ट्रेडिंग 2222, ओके, सो दैट इज ऑल ट्रेडिंग डेबिट्स, देन ट्रेडिंग क्रेडिट में क्या जाता है? तो व्हाट सेल्स, व्हाट इज द क्लोजिंग एंट्री फॉर सेल्स टू ट्रेड, व्हाट इज द क्लोजिंग एंट्री फॉर परचेज? Trading to purchase. What is the closing entry for wages? Trading to wages. What is the closing entry for carriage? Trading to carriage. What is the closing entry for freight inwards? Trading to freight. But what is the closing entry for depreciation? P&L to depreciation. अभी टॉपिक में भी किया आपने क्लोजिंग एंट्री, लास्ट एंट्री फॉर डेप्री is P&L to depre. Why? Depre is transferred to P&L. What is the closing entry for stationery? P&L to stationery. What is the closing entry for rent? P&L to rent. What is the closing entry for discount allowed? P&L to discount. What is the closing entry for bad debts? P&L to bad debts. What is the closing entry for carriage outwards? P&L to carriage outwards. Closing entry for advertising? P&L to advertising. But what is the closing entry for dividend received? Dividend received to P&L. Because it's an income ना, तो income में 2 बैलेंस शीट की जगह 2 P&L, एक्सपेंस में बाय बैलेंस शीट की जगह बाय P&L। कब होता है ये? 12वें महीने के एंड में। What is the closing entry for rent received? Rent received होता है। Closing entry for interest received? Interest received होता है। Closing entry for commission received? Commission received होता है। Sorted है? So these are the normal closing entry। इससे क्या होता है? सारे एक्सपेंस, सारे इनकम बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ 1 साल होती है, तो 1 साल के एंड में बंद होकर सारे के सारे कहाँ चले जाते हैं? Either in trading or in P&L. Either in trading or in P&L. Now there are certain important closing entries like purchase returns. You know what is the closing entry of purchase returns? Purchase return का closing entry. Take out your notebook. उसमें लिखो closing entry. ये मैंने कभी भी लिखवाया था, वापस अभी लिख लो। These are थोड़ा सा हटके। Purchase return का closing entry. Very good. It is not purchase return to trading. It is purchase return to purchase. Anyone remembers why this? तो purchase return सीधा trading में नहीं जाता है। Purchase return purchase से घट जाता है। तो purchase return debit होगा, purchase credit होगा। देखो बहुत सिंपल है, किसी भी चीज का क्लोजिंग एंट्री अगर ढूंढना है ना, सुनो ध्यान से, थंब रूल बता रहा हूँ, किसी भी चीज का क्लोजिंग एंट्री अगर ढूंढना है ना, तो उसके नॉर्मल बैलेंस का ऑपोजिट इफेक्ट देने का, उसका नॉर्मल बैलेंस का ऑपोजिट इफेक्ट, दैट इज हाउ एन अकाउंट इज क्लोज्ड। ऊपर का 3 चीज नहीं लिखा है ना, खाली क्लोजिंग एंट्री से नहीं, ये सब लिखा लिया, यहाँ से लिखो, क्लोजिंग एंट्री लिखो, उसमें परचेज रिटर्न लिखो, परचेज रिटर्न टू परचेज। परचेज रिटर्न का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? इट्स लाइक एन इनकम। तो वो डेबिट हो गया, तो बंद हो गया।
एंड क्रेडिट विल गो टू परचेज, परचेज रिड्यूस हो जाता है, समझ में आया? अच्छा, व्हाट इज द क्लोजिंग एंट्री फॉर सेल्स रिटर्न? सेल्स टू सेल्स रिटर्न, अब समझ आया? सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, उसको क्रेडिट दिया तो बंद हो गया, एंड डेबिट वेंट टू सेल्स, सेल्स घट गया आपका। ये एडजस्टमेंट किया नहीं, क्लोजिंग, नॉमिनल अकाउंट बंद कर रहे हो यार। परचेज रिटर्न में बैलेंस 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 लिखते हो ना, और 12वें महीने में बैलेंस नहीं लिखते हो आप। परचेज रिटर्न में क्या लिखोगे? टू बैलेंस सीडी आता है ना, टू बैलेंस सीडी की जगह टू परचेज, और परचेज में बाय परचेज रिटर्न। ओके, बोलने वाले सीधा ट्रेडिंग में नहीं डालने का, इसको किधर डालने का? सेल और परचेज में, समझा? अच्छा, उसके बाद क्लोजिंग एंट्री फॉर ग्रॉस प्रॉफिट, याद है किसी को? ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग टू जीपी नहीं, ट्रेडिंग टू पीएन। कैसा? ट्रेडिंग टू जीपी, जीपी टू पीएन, जीपी जीपी कट, ट्रेडिंग टू जीपी, जीपी टू पीएनएल, जीपी जीपी कट। So this is the closing entry for gross profit. What is the closing entry for gross loss? P&L to trading, याद आया? ये सारा किया था 11th में, ये भी है सीए में सब। P&L to trading, इसका एंट्री है ना, ट्रेडिंग टू जीपी लिखते हो ना, ट्रेडिंग में टू जीपी, और फिर P&L में बाय जीपी, तो जीपी टू P&L लिखते हो, तो जीपी जीपी का, जीपी इज नॉट एन अकाउंट, जीपी तो बैलेंस है, डिफरेंस है। तो आपका एंट्री क्या हुआ? अकाउंट क्या है? ट्रेडिंग टू पीएनएल। ये किसका क्लोजिंग एंट्री पता है? ये ट्रेडिंग अकाउंट का क्लोजिंग एंट्री, बिकॉज all छोटू नॉमिनल go to trading P&L, but trading and P&L themselves are also nominal. Biggest मम्मी पापा of nominal account में बोलता था, they are trading and P&L. Trading is also biggest nominal, P&L is also biggest nominal. तो ट्रेडिंग बंद होके किधर चला जाता है? P&L, वाया ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। P&L भी बंद होके चला जाता है कैपिटल में, वाया नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो व्हाट इज द एंट्री फॉर नेट प्रॉफिट? P&L टू नेट प्रॉफिट नहीं, P&L टू कैपिटल। Basically P&L to net profit to capital, net profit cut. P&L to net profit and net profit to capital. Net profit is not an account, so the entry becomes P&L to capital. Okay? अभी डेथ में 1000 बार बोला था मैंने, P&L to capital, P&L to capital, P&L. वो नहीं था, इसके लिए P&L suspense to capital हम नहीं लिखते। P&L to capital is net profit. What is the entry for net loss? Capital to P&L. Capital to P&L. Okay? This is the closing entry for net profit and net loss. P&L to capital, capital to P&L. Sorted? Then, what is the closing entry for drawings? What is the closing entry for drawings? Capital to drawings. Capital to drawings. Drawings का लिख दो, क्योंकि drawings भी year end पे capital में transfer हो जाता है। Drawing are not nominal, drawings are assets. But business में क्या है? Capital liability है, drawing asset है, एक ही बंदे को देना है तो उसी में से कम कर देते हैं। तो capital to drawings, it is capital to drawings. समझा? So capital to drawing, that is the closing entry for drawing. Now you need to understand, there is one closing entry. Actually वो adjustment entry है, हम लोग adjustment entry करते हैं, उसके बाद वो बताता हूँ। ये सारे मोटा मोटी आपकी क्लोजिंग एंट्रीज हुए। ओपनिंग एंट्री किसका होता है? एसेट एंड लायबिलिटी का। क्लोजिंग एंट्री किसका होता है? एसेट लायबिलिटी का, मतलब लायबिलिटी कैपिटल टू एसेट, एंड दीज आर द थोड़ा अलग वाला क्लोजिंग एंट्री। बाकी नॉमिनल नॉर्मल का क्लोजिंग एंट्री क्या है? ट्रेडिंग टू समथिंग, समथिंग टू ट्रेडिंग, P&L टू समथिंग, समथिंग टू P&L। बात समझ आई? फिर अभी जाते हैं हम लोग adjustment entry. You know what are adjustment entries? Adjustment entries are nothing but normal journal entries. Adjustment entries are nothing but normal journal entries. They are normal journal entries, normal transactions which are unrecorded. Which are unrecorded. Unrecorded entries को बोला जाता है क्या? Adjustments. Unrecorded entries को बोला जाता है adjustments. Listen very carefully now. Okay? Unrecorded transactions are called as adjustment. What is the journal entry for depreciation on furniture? What is the adjustment entry? Same. Depreciation to furniture, yeah, depreciation to plant, yeah, depreciation to equipment. Everything remains same. What is the लिखने की जरूरत नहीं है adjustment entry. Adjustment entry are normal journal entries. Normal journal entries.
मुझे बताओ what is the normal journal entry for credit sale of goods? Debtor to sale. So what is the adjustment entry? Debtor to sale. Debtor to sale. Again I am repeating. Adjustment entries are no different entries. They are simple normal journal entries. What is the normal journal entry for BR dishonor? They are retained BR dishonor. Acceptor to BR. Debtor to BR. What is the adjustment entry? Debtor to BR. What is the normal journal entry for unrecorded purchase? Credit purchase of goods. Purchase to creditor. So what is the adjustment entry? Purchase to creditor. What is the normal journal entry for outstanding expense? Expense to outstanding expense. So what is the adjustment entry? Same. Expense to outstanding expense. What is the normal journal entry for income receivable? Income receivable to income. Income receivable to income वही करते हो आप. Receivable asset बढ़ा और income बढ़ा. So adjustment entry भी remains same. It is income receivable to income. एक दो exceptional cases हैं. That is prepaid expense and pre-received income. Normal journal entry of a prepaid expense क्या होता है किसी को पता है? Normal journal entry of it is prepaid expense to cash. अगर मैं next time का अभी पे कर दूँ तो it is prepaid expense to cash. But business में मैंने बोला आलसी होते हैं, पहले पूरा expense to cash मार देते हैं, लास्ट में adjust करते हैं. तो उसका adjustment entry क्या है? Prepaid expense to expense. Prepaid expense to expense. Okay? तो एडजस्टमेंट एंट्री अलग है, नॉर्मल एंट्री अलग है फॉर प्रीपेड एक्सपेंस. याद आया? सिमिलरली प्री रिसीव्ड इनकम. पानी पीना. प्री रिसीव्ड इनकम. व्हाट इज द एंट्री फॉर प्री रिसीव्ड इनकम? कैश टू प्री रिसीव्ड इनकम. राइट? कैश टू प्री रिसीव्ड इनकम इज द नॉर्मल एंट्री. कैश टू प्री रिसीव्ड इनकम इज द नॉर्मल एंट्री. बट व्हाट इज द एडजस्टमेंट एंट्री? इट इज इनकम टू प्री रिसीव्ड इनकम. क्यों? मतलब सेम है. पूरे साल में जो इनकम आता है ना उसका पहले क्या मार देते हो? कैश टू इनकम. नेक्स्ट ईयर का भी जो आया उसके लिए भी कैश टू इनकम मार देते हो. फिर लास्ट डेट पे एडजस्ट कर लेते हो. तो इनकम को डेबिट करते हो, इनकम कम कर देते हो, प्री रिसीव को क्रेडिट कर देते हो क्योंकि वो इस साल को बिलोंग नहीं करता. समझा? क्लियर है ये एडजस्टमेंट एंट्री? व्हाट इज द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग. क्लोजिंग स्टॉक टू याद है रेक्टिफिकेशन. स्टॉक टू ट्रेडिंग, स्टॉक टू ट्रेडिंग, गुड्स सेंड ऑन सेल और रिटर्न. रिमेंबर? अनसोल्ड गुड्स जो डेटर के पास पड़ा हुआ है, अज्यूम करते हो कि रिटर्न हो रहा है, रेक्टिफिकेशन में करवाया था. सेल्स रिटर्न टू डेटर मारते हो और फिर स्टॉक टू ट्रेडिंग क्या मारते हो? व्हाट इज द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर क्लोजिंग स्टॉक? स्टॉक टू ट्रेडिंग. दिस इज द एडजस्टमेंट एंट्री. दिस इज द एडजस्टमेंट. मतलब ये एंट्री और ये एंट्री सेम है. प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, एसेट बढ़ा एक्सपेंस घटा. स्टॉक टू ट्रेडिंग, एसेट बढ़ा एक्सपेंस घटा. स्टॉक इज नथिंग बट अ प्रीपेड एक्सपेंस ओनली. स्टॉक इज नथिंग बट प्रीपेड एक्सपेंस. दिस इज द एडजस्टमेंट एंट्री. बट इफ आई आस्क यू, लेट अस से प्रीपेड इंश्योरेंस, तो प्रीपेड इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट एंट्री इज प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस. बट व्हाट इज द क्लोजिंग एंट्री फॉर इंश्योरेंस? P&L to insurance. And what is the closing entry of prepaid insurance? You know, it is liability capital to asset because prepaid insurance is an asset. Similarly, इधर समझो आपके पास है debtor to sales. या तो debtor to sales में what is the closing entry for sales? Sales to trading. What is the closing entry for debtors? You know, liability capital to asset. Because all asset and liability get shut down in one entry. What is the closing entry for depreciation? P&L to depreciation. But what is the closing entry of plant and machinery? It is liability capital to asset. Did you get it? तो asset और liability का closing entry एक ही है, liability capital to asset. Nominal का closing entry वही है जो मैंने डिस्कस किया अभी. तो ये सब क्या है? ये क्लोजिंग नहीं है, एडजस्टमेंट एंट्रीज है, अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस है, नॉर्मल एंट्रीज है. बात समझ में आया? तो सिमिलरली व्हाट इज द एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग? बोल में देखो, व्हाट इज द क्लोजिंग एंट्री फॉर ट्रेडिंग अकाउंट? इट इज दिस, ट्रेडिंग टू P&L या P&L टू ट्रेडिंग. दिस इज द क्लोजिंग एंट्री वाया GP और GS. What is the closing entry of closing stock? You know,
It is liability capital to asset because stock is also an asset. Stock is also an asset, just like prepaid expense. But मॉड्यूल में हमने देखा हुआ है कि जब क्लोजिंग एंट्री पूछा जाता है ना, तो वो लोग साथ ही में क्लोजिंग स्टॉक का भी मार देता है, तो तुम भी मार देना. एक्चुअली क्लोजिंग स्टॉक का क्लोजिंग एंट्री ये नहीं है. क्लोजिंग स्टॉक का क्लोजिंग एंट्री ये है, लायबिलिटी कैपिटल टू एसेट. बट मॉड्यूल में वो करते ही आ रहा है फॉलो, सोल्यूशन में भी करता है, तो कर डालो. एक्स्ट्रा ही है, कटेगा वटेगा नहीं कुछ मार्क्स. तो अगर आपको बाय चांस पूछा जाए क्लोजिंग एंट्री, तो उसमें ये एक एंट्री जोड़ देना. कौन सी वाली? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग. ट्रेडिंग के क्लोजिंग एंट्री में इसको जोड़ देना, स्टॉक टू ट्रेडिंग. ओके. एक्चुअली दिस इज नॉट अ क्लोजिंग एंट्री, दिस इज एन एडजस्टमेंट एंट्री. दिस इज एन एडजस्टमेंट एंट्री. होप यू गॉट दिस. Tell me the adjustment entry for FBD, further bad debts. It is FBD to debtors. It is FBD to debtors, right? This is the adjustment entry. Bad debt to debtor, unrecorded bad debt above. Bad debt to debtor, right? Normal journal entry. What is the closing entry of FBD? PNL to FBD. PNL to bad debts. PNL to FBD. What is the closing entry for debtors? Liability capital to assets. Got it? पूरा. तो बेसिकली एसेट और लायबिलिटी का क्लोजिंग एंट्री तभी पॉसिबल होगा जब सारे एसेट और सारे लायबिलिटी दिए होंगे. आइसोलेशन में वो पास करना पॉसिबल. आइसोलेशन में कौन सा कर सकते हो? एडजस्टमेंट एंट्री कर सकते हो, या इंडिविजुअल एक्सपेंस इनकम है तो उसको क्लोज कर सकते हो. ट्रेडिंग टू समथिंग या समथिंग टू ट्रेडिंग. बात समझ आई? Once again, when do we pass opening entry? Start of the opening entry किसका होगा? Asset liability income expense में सिर्फ asset liability, सिर्फ asset liability होगा, सिर्फ asset liability होगा. What is the format for opening entry? Asset to liability to capital. बराबर छे. Okay. Tell me what is the closing entry for assets and liabilities? Liability capital to asset. It is liability capital to asset. What is the closing entry for incomes and expenses? If it is trading, if it is direct expense, then trading to direct expense. If it is indirect, then PNL to indirect expense. If it is direct income, then direct income to trading, sales to trading. And if it is indirect income, then indirect income to PNL. बराबर है? Income to PNL. Sorted है? फिर if it is gross profit है तो trading to PNL. Net profit है तो PNL to capital. Gross loss है तो PNL to trading. Net loss है तो capital to PNL. Whatever is sales return, sales to sales return. Whatever is purchase return to purchase. Is this clear? और क्या देखा हमने? ड्राइंग्स है तो कैपिटल टू ड्राइंग. These are all the closing entry. Now the adjustment entry. What are adjustment entry? Normal journal entry. What are adjustment entry? Normal journal entries. बात समझ में आई? Normal journal entries है जो unrecorded रह गया है अभी तक. Is it clear? सब सेम है. क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट एंट्री स्टॉक टू ट्रेडिंग जो हम रेक्टिफिकेशन में भी करते थे, बट अगर पूछा जाए तो कर लेना ट्रेडिंग के साथ. Now take a problem. All of you take some number. देखो बताता हूँ. Page 73, sum number 19. Page 73, sum number 19. देखो, this is a module sum. Balance sheet of Popatlal Merchant on 31st March 2017. Can you see that? मिला? बैलेंस शीट मिला. क्या पूछा है पढ़ो. शो ओपनिंग जर्नल एंट्री ऑन 1st April 17 मिला. तो एक छोटू सा जर्नल ड्रॉ करो आधे साइड का और लिखो छोटू सा जर्नल हाफ अ साइड. टेल मी द फॉर्मेट ऑफ ओपनिंग एंट्री. एसेट टू लायबिलिटी टू कैपिटल. अभी उसमें डेटर लेस प्रोविजन दिख रहा है. What is provision? RDD. So what is RDD? You know, it's a liability. It's a. So while passing the entry, what you will do? You know. Asset to liability to capital.
हाँ तो एसेट में डेटर कितना लिखोगे 188 और लाइबिलिटी में आरडीडी 6200 सुना अलग अलग एसेट में डेटर 188 लाइबिलिटी में आरडीडी 6200 सुना नेट डेटर मत लिख देना नेट डेटर दो मत एंट्रीज आएगा ना एंट्री एक ही है एसेट के साथ डेटर आएगा ना सब तो डेटर 188 लिखने का और 2 लाइबिलिटी लिखोगे ना उसमें 2 आरडीडी आएगा 6200 और कैपिटल हाँ तो आपका एंट्री क्या होगा मैं डिक्टेट कर रहा हूँ लिखो फिक्स्ड एसेट्स डेबिट 125,600 लिखो फिक्स्ड एसेट्स डेबिट 125,600 एंड दिस इज एसेट डेटर का रिजर्व और लाइबिलिटी क्रेडिटर का रिजर्व और एसेट वो भी एक्सप्लेन करूंगा आगे देखो फिक्स्ड एसेट डेबिट मिला 125,600 डालो इन्वेंटरीज डेबिट इन्वेंटरीज मतलब स्टॉक 206,400 इन्वेंटरीज डेबिट 206,400 ट्रेड रिसीवेबल डेबिट 188,000 ट्रेड रिसीवेबल डेबिट 188,000 कैश डेबिट 36,200 कैश डेबिट 36,200 कैश डेबिट 36,200 टू ट्रेड पेएबल 164,000 to trade payable 164,000 to bank OD 146,000 to bank OD 146,000 to RDD 6,200 या provision for debtor लिखो to RDD 6,200 and to capital you know how much will be capital दिया हुआ तो है 240,000 आएगा ना करके देख लो कैसा हो जाएगा वही तो छापा है तूने टू कैपिटल अरे मतलब बैलेंस शीट से छापा है भाई देखो टू कैपिटल 240,000 आएगा ना करके देख लो डेबिट माइनस क्रेडिट नरेशन क्या होगा इसका याद है किसी को बिग ओपनिंग एंट्री पास बिग ओपनिंग एंट्री पास सिंपल अरे भाई ये आता है ये आईसीआई का पेपर है वो पता नहीं है हद से बाहर कभी डिफिकल्ट हद से बाहर कभी इजी है साला यार टप्पी वाला आ ही नहीं सकता वो भी आता है ये सब मॉड्यूल का सम है 4-4 मार्क के लिए आ सकते हैं देखो अभी टेक सम नंबर 10 सम नंबर 10 सम पढ़ो ओपनिंग इन्वेंटरी परचेज कैरेज इनवर्ट सब दिया है 10 सम फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च पास नेसेसरी क्लोजिंग एंट्री तो पहला तो ट्रेडिंग आता है सबको बनाने को खाली ट्रेडिंग बनाना है अभी उसके क्लोजिंग पूछा है तो कितने क्लोजिंग आएंगे आपके पास 1 2 3 4 5 6 कैसा सुनो एक ट्रेडिंग डेबिट्स का आएगा एक ट्रेडिंग क्रेडिट्स का आएगा एक ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट ही आएगा मुझे ग्रॉस प्रॉफिट का आएगा रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड दिख रहा है उसका भी आएगा और क्लोजिंग स्टॉक का भी आएगा क्लोजिंग स्टॉक का भी साथ में मार देने का वैसे वो एडजस्टमेंट एंट्री है लेकिन इसके साथ मार दो पहले ट्रेडिंग बनाओ फिर बता दो मेक ट्रेडिंग ट्रेडिंग बन गया पहले अकाउंट बनाने को बोला है बनाओ पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ जीपीजीए ढूंढो मेक ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट कम ऑन नो सेल्स पेट्रोल किसी को दिखता है ऐसा रास्ते वास्ते में मिलता है वो अभी मैंने फोन किया था क्लास के पहले उसने बोला राजू सर जाओ तो मैंने बोला उसको समझा तो वो बोला फोन करता हूँ फोन ही नहीं तो आओ मस्त और वीडियो एडिट करेगा एक कुछ बची होया देखा है नहीं तो बची आयो
मेरा तो एक लेक्चर नहीं दिख रहा है, 12th में भी नहीं आता। आता है उधर राजू सर में आता है 12th में? नहीं अभी बचपन में आती है आता है रोहन सर हर बार आता है संडे। ये क्या है रोहन सर का लेक्चर बेस है दर्शन आपल्याला चलो एक जन कोई तो एब्सेंट है। कौन? दक्ष दोषी। दक्ष दोषी नहीं है, क्यों? वो शादी में गया है बोला तो दक्ष दोषी। आता हूँ PNA to NRD। PNA to RDD। अभी तो रेक्टिफिकेशन में गया। PNA to RDD यार। जितने से डेटर डेबिट होता है उतने से RDD बढ़ेगा। PNA to RDD। लॉस बढ़ा, लाइबिलिटी बढ़ा। RDD इज द लाइबिलिटी। पहले ट्रेडिंग बनाया सबने, जीपी मिला। अच्छा अभी 1 मिनट रुको, सबसे पहले जीपी बताओ कितना आया? 420 आया। अभी सुनो, सबसे पहले 2 क्लोजिंग एंट्री करने का रिटर्न था, क्योंकि रिटर्न के क्लोजिंग एंट्री के बाद परचेज और सेल चेंज हो जाएगा। तो पहला एंट्री आएगा परचेज रिटर्न टू परचेज। परचेज रिटर्न टू परचेज 72,000। परचेज रिटर्न टू परचेज 72,000। ट्रेडिंग बना लिया, जर्नल बनाओ, एंट्री में बोल रहा हूँ। पहला एंट्री परचेज रिटर्न टू परचेज 72,000। परचेज रिटर्न टू परचेज 72,000। जरूरी है तू भाई। Being closing entry pass for purchase. Being closing entry pass for purchase return. What? सर परचेज नरेशन लिखना है। Being closing entry pass for purchase. परचेज रिटर्न टू परचेज Purchase return to purchase. Being closing entry pass for purchase return. यही है परचेज रिटर्न टू परचेज। दूसरा सेल्स रिटर्न का क्या होगा? सेल्स टू सेल्स रिटर्न। सेल्स टू सेल्स रिटर्न। सेल्स टू सेल्स रिटर्न। सेल्स टू सेल्स रिटर्न। Being closing entry passed for sales return. Being closing entry passed for sales return. Being closing entry passed for sales returns. कितना है? 1 लाख है ना। अब वो पास करो ट्रेडिंग डेबिट्स वाले सब साथ में। तो क्या क्या आएगा देखो, ट्रेडिंग डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज टू कैरेज इनवर्ड टू वेजेस। ट्रेडिंग डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक 1 लाख टू परचेज कितना आएगा पता है? 6 लाख, नॉट 672। क्यों? रिटर्न माइनस हो गया। तो कैरेज इनवर्ड कितना? 30। तो वेजेस कितना? 50। तो कितना आ रहा है? 780 आ रहा है। 780। भाई चुप Being closing entry passed for so and so opening stock, purchase, wages and carriage invoice. Being closing entry pass ना for direct expense for direct expense। CA में कर लिया। Closing entry passed. Being closing entry passed for direct expense, ऐसा भी चलेगा। 7,80,000। 7,80,000। Then सेल्स जो क्रेडिट वाला है उसका क्या हो गया? सेल्स टू ट्रेडिंग अमाउंट कितना होगा? 10 लाख।
11 नहीं 10 क्यों? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग रुको बोल रहा हूँ, सेल्स टू ट्रेडिंग लिखा 10 लाख, अलग से हाँ अलग से। सेल्स टू ट्रेडिंग 10 लाख लिखा, सर तो बोल रहे तब ध्यान देना क्लोजिंग एंट्री पास फॉर सेल्स। परचेज है पहला एंट्री किया परचेज रिटर्न का, फिर सेल्स रिटर्न का, फिर ट्रेडिंग डेबिट का, फिर ट्रेडिंग क्रेडिट का, या क्लोजिंग स्टॉक का अलग रखने का। क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री क्या है? स्टॉक टू ट्रेडिंग, वैसे तो एडजस्टमेंट एंट्री है बट इधर क्लोजिंग में डाल देना। सर सेल्स टू ट्रेडिंग 10 लाख की सेल्स टू ट्रेडिंग 10 लाख किया, अभी स्टॉक टू ट्रेडिंग कर दो। क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग 2 लाख, स्टॉक टू ट्रेडिंग 2 लाख। सर इसमें क्यों अलग किया, दोनों साथ में नहीं किया? स्टॉक का वो एक्चुअली एडजस्टमेंट एंट्री है बट वो लोग कंसीडर करता है इसलिए वी आर राइटिंग, एक्चुअली आना नहीं चाहिए यहाँ। स्टॉक टू ट्रेडिंग 2 लाख, being closing entry pass for closing stock, it is an adjustment entry but ठीक है। closing entry pass for closing stock, then GP आया था ना 420, तो क्या होगा? trading to P&L, being closing entry pass for GP, being closing entry pass for GP, being closing entry pass for GP। now try 11th में आपको P&L बनाने का है और क्लोजिंग एंट्री करना है। ट्रेडिंग टू P&L 420, ट्रेडिंग टू P&L 420, बी क्लोजिंग एंट्री पास फॉर जीपी। ट्रेडिंग टू P&L 420, लास्ट एंट्री ना वो ट्रेडिंग अभी 6 एंट्री मिला। अभी सुनो नेक्स्ट 11th सम करना है, उसी के नीचे वाला 11th सम। 11th में P&L बनाना है और क्लोजिंग एंट्री पूछा है, तो कितना आएगा बताओ मुझे, कितना क्लोजिंग एंट्री आएगा P&L में? सर इसमें भी P&L चाहिए 4 आएगा। कैसे? ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ट्रेडिंग P&L डेबिट, P&L क्रेडिट। चलो बनाओ। इसमें कोई वो हो तो एसेट या ऐसा मतलब प्रीपेड एक्सपेंस। सर कौन सा बोला 11 में क्या क्या है? P&L ही बनाना है ना, एडजस्टमेंट नहीं है वहाँ पे, सीधा आइटम्स दिया हुआ है, मेक P&L। हाँ क्या क्या बोला, कौन सा? 4, एक ग्रॉस प्रॉफिट, एक नेट प्रॉफिट, एक P&L डेबिट, एक P&L क्रेडिट। सर अभी सिर्फ P&L में अगर इधर पे प्रीपेड एक्सपेंस सर कुछ भी दिया हो नहीं आएगा, वो फुल क्रेडिट सब में आता है। ये एडजस्टेड अमाउंट है सब, फाइनल अमाउंट, उसको आया तो भी इग्नोर कर देगा, फाइनल अमाउंट लेने का। बोलो व्हाट हैपेंड? दिया ना किसका से? सीए का टेस्ट में नहीं है, सीए का टेस्ट में नो सिर्फ और कोई। सीए में नो बनाई सीए में तो लाना ही है तुम, वो बंद के इट्स फॉर अ बिगर गोल। अगर एडजस्टमेंट एंट्री से मुझे क्लोजिंग स्टॉक का लिखने का। हाँ एडजस्टमेंट में लिखने का, इसमें भी लिख ही देना। चलो P&L बनाओ, 4 एंट्रीज मारो फटाफट गाइस, क्विक 4 एंट्रीज क्विकली। हाँ बड़ू मोटी एंट्री आओ। मतलब क्रेडिट साइड Sir, P&L debit to entries and all the entries to P&L credit. हाँ P&L debit to expense and all incomes to P&L बराबर।
अरे आपने तो 12,000 रुपया इंटरेस्ट पेड ऑन चार के भी नेट प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट कितना है? PNL डेबिट, PNL क्रेडिट, NNP 4 एंट्रीज आएंगे। कॉपी वॉपी नहीं किया था ना? नहीं नहीं आपने 10 निकल काटा और 9 निकल काटा। नहीं सर, उसके लिए रीजन में गड़बड़ है। बहुत महंगा देखा जाएगा। ये प्रेजेंटेशन में दिख नहीं रहा होगा। दिखने में आँख में आ गया ना तो ऐसा काटे का ना ऐसा नजर में नहीं आ रहा। पेंसिल से काटने का 2 लाख हो गया। 4 एंट्रीज हो गया। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ।
आपका 16th sum is for homework. अभी all of you turn to sum number 22. 16 is homework. 4 एंट्रीज हो गया P&L का. कितना है नेट प्रॉफिट? एक नेट प्रॉफिट, एक ग्रॉस प्रॉफिट, एक P&L डेबिट, एक P&L क्रेडिट. ओके, चलो. कौन सा सम बोले? जीपी का एंट्री है ट्रेडिंग टू P&L. ट्रेडिंग टू P&L कितना है? जीपी 420 मिला. फिर P&L 2222222, उसका टोटल कितना है? 395. फिर वो इनकम टू P&L वो कितना है? एक ही है. डिस्काउंट रिसीट टू P&L कितना है? 18. और फिर P&L टू कैपिटल कितना? 43. हाँ, 4 एंट्री होना चाहिए. P&L टू कैपिटल, नेट प्रॉफिट, क्लोजिंग एंट्री पास फॉर नेट प्रॉफिट. सबका नरेशन सेम है. क्लोजिंग एंट्री पास. अभी सुनो सब लोग, प्लीज बी क्वाइट. 16 सम होमवर्क है 16. ऑल ऑफ यू कम टू सम नंबर 22. वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार मार्क करो. जिसमें दिमाग है सीए वाला वो ये सॉल्व कर पाएगा. देखो, Sen Gupta and company employs a team of 8 workers who were paid 30,000 per month each in the year ending 31st December 2015. At the start of 2016, the company raised the salaries by 10% to 33,000 per month each. तो बेसिकली सेन गुप्ता के पास है ना 8 वर्कर्स थे. कितने? हर एक की सैलरी थी 30,000 रुपए पर मंथ. और ये 31 दिसंबर 2015 का डेटा था. एट द स्टार्ट ऑफ 2016 द कंपनी रेज द सैलरीज बाय 10%. 10% से उन्होंने सैलरी बढ़ा दी. मतलब 30 का 33 कर दिया पर मंथ ईच. On July 1, 2016, the company hired 2 trainees at a salary of 21,000 per month each. 2 ट्रेनी हायर किया 21,000 रुपया पर मंथ का सैलरी पे. The workforce are paid salary on the first working day of every month, 1 month in arrears, so that the employees receive their salary for January on the first working day of February and so on. मतलब जनवरी का सैलरी फरवरी फर्स्ट को मिलता है, फरवरी का सैलरी मार्च फर्स्ट को, मार्च का सैलरी अप्रैल फर्स्ट को, एंड सो ऑन. 1 महीने के बाद मिलता है. वैसे होता है. ओके, आगे पूछा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नंबर 1 अमाउंट ऑफ सैलरी व्हिच वुड बी चार्ज टू P&L फॉर द ईयर एंडेड 31st दिसंबर 2016. मतलब अगर उस बंदे को P&L बनाना है ईयर एंड पे, तो P&L डेबिट में कितना सैलरी दिखाएगा वो नंबर 1. Number 2, shut up, 1 minute. Amount actually paid as salary during 2016. 2016 में actual पैसा सैलरी का कितना दिया. And number 3, outstanding salary on 31st December 16. देखने में तो चिंदी लगता है, बट है नहीं. सुनो, कंसेप्ट क्या है. आपको 3 अमाउंट पूछा गया है. पहला, P&L में कितना सैलरी डेबिट होना चाहिए. दूसरा, कितना पे किया उसने पूरे साल में 2016 में. और तीसरा,
आउटस्टैंडिंग कितना है ईयर एंड पे, कितना है आउटस्टैंडिंग ईयर एंड पे। आई गिव यू एग्जैक्ट 5 मिनट्स, कैलकुलेटर पे टप 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 करके करो कैलकुलेट और मुझे एक आंसर का अमाउंट बताओ क्या होएगा, फिर आई टेल यू हाउ टू डू इट। ओके, हाँ वही जो क्वेश्चन दिया, पीएनएल में कितना, पेड कितना और आउटस्टैंडिंग सर थैंक यू सुपर फोन पर सर आउटस्टैंडिंग है टोटल प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह से आउटस्टैंडिंग 3,06,000 ओके, आउटस्टैंडिंग 3,06,000 34,20,000 ओके। ये आंसर नहीं है, मैं लिख के रख रहा हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ट्राई करो, अपना दिमाग लगाओ। पेड कितना है, पीएनएल में कितना जाना चाहिए और आउटस्टैंडिंग कितना होगा ईयर एंड। सर पेड है 3,36,000 नहीं 33,66,000 सर पीएनएल में दिखेगा 34,20,000 पेड 33,60,000 आउटस्टैंडिंग 66,000 33,66 सर 34,20 के भी तो वही हुई ना सर और फिर 31,40,000 पे के तो ये क्या है क्या ये भाई 33,66,000 देखिए ये 33,66 ये मैं आपके आंसर्स लिख रहा हूँ, मुझे कुछ राइट है ऐसा जरूर नहीं। आपको क्या आ रहा है बोलो, मैं लिख रहा हूँ। सर ये वो बराबर है, वो बराबर है 31 लाख 44 पेड, सैलरी पेड है ना, पेड। एक सेकंड ये है ना, हाँ मैं तो सब लिख के रखा है। 36 लाख 6,000। सर पे तो वो टोटल ही कर रहा है ना, तो पे में तो 36,06,000 पे टोटल नहीं कर सकते आप 4 महीना तो एक हजार 4 महीना में तो एक महीना आउटसाइड दिसंबर का रहेगा, ये साल का जनवरी। हां बराबर ये होएगा ना, ये टोटल छे वही तो कांसेप्ट है, पीएनएल का कौन सा और पेड कौन सा। बराबर क्या होता बोलो पीएनएल में नहीं है, आउटस्टैंडिंग 36,000। हां अरे 3753 क्या 3753 क्या पेड। सर 3249 करना 3144 ये वाला। नहीं वो लेफ्ट सर राइट कौन सा राइट सर एक सेकंड, उसके बाद में देखो ना एक्चुअली अच्छा अमाउंट है। इसको इरेज करो, हां 3249 32 लाख प्लस 42,000 एक पेज राउंड 4-5 चलो 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। सब लोग पेड ही ढूंढ रहे हो, पीएनएल का सबको सेम ही आएगा। 3,42 आ रहा सर बराबर आ रहा है ये? हाँ, ये कुछ में था। सर 33 एक्चुअली पे क्या ऊपर वाला 33 लाख। सर आप ही करिए चलो अभी मैं सॉल्व करता हूँ, टाइम अप। क्या ऊपर का 3672। चलो अभी हो गया, और कोई अलग आंसर? क्या पेड़? भाई तू कितने आंसर देगा? अरे मुझे लॉन्ग दिया था पता चलेगा।
चलिए अभी अप्रोच क्या होगा देखिए, आपका अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सुनिए सब लोग। बिजनेसमैन बिजनेस का अप्रोच क्या होता है वो समझना जरूरी है। अमाउंट डेबिटेड टू पीएनएल, पेड एंड आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अमाउंट डेबिटेड टू पीएनएल, सो वी आर फॉलोइंग विद सिस्टम, कैश और अक्रूवल। अक्रूवल क्या बोलता है? इनकर्ड एक्सपेंस दिखाने का। क्या दिखाने का? इनकर्ड। अर्न्ड इनकम एंड इनकर्ड एक्सपेंस, दैट इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू शो, व्हिच मींस हाउ डू यू अराइव एट द अमाउंट डेबिटेड टू पीएनएल, और ईयर एंड के प्रॉफिट लॉस में कितना एक्सपेंस या कितना इनकम दिखाना चाहिए, कितना काम हुआ है वो देखने का, कितना काम हुआ है। पैसा दिया हो ना दिया हो, ज्यादा दिया हो फर्क नहीं पड़ता, कितना काम हुआ है, कितने महीने का काम हुआ है वही दिखने का। सुना? कितना काम हुआ है। वर्क इज इंपॉर्टेंट फॉर पीएनएल एंड ट्रेडिंग, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। पेड इज नॉट इंपॉर्टेंट, पूरा साल का 1 रुपया ना दिया तो भी चलेगा, पीएनएल में एक्सपेंस दिखेगा। 4 साल का दिया हो फिर भी चलेगा, पीएनएल में वही साल का काम हुआ है वही एक्सपेंस दिखेगा। 1 साल का वर्क कितना हुआ है वही एक्सपेंस दिखेगा। ओके, नाउ 1 साल मतलब जनवरी से दिसंबर, 12 महीना काम, 12 महीना हुआ है कि नहीं हुआ है? इंटर्न कब से आए हुए थे? 1 जुलाई से, तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 8 वर्कर्स ही थे। यस और नो? तो पहले मैं लिखता हूं सैलरी ऑफ 8 वर्कर्स, सैलरी ऑफ 8 workers will be how much? 33,000 है ये साल में, so 33,000 into 8, this is 1 month का, into 6 करेगा मैं, 6 महीने का, तो 12 महीना था, 12 महीना ले लो, ऐसा करो, फिर इंटर को अलग ले लेते, तो 33,000 into 8 into 12, 12 महीने का काम 8 वर्कर ने किया है, जिसका सैलरी 33 पर मंथ था, इसी साल का था। पे कितना किया वो इम्पोर्टेंट। जब पीएनएल का सैलरी ढूंढ रहे हो ना, कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्क, काम कितना हुआ वो डेबिट होएगा, सिंपल। ओके, तो ये कितना आता है? 31 लाख। ओके, अभी प्लस सैलरी ऑफ 2 इंटर्न, सैलरी ऑफ 2 इंटर्न, उनको पगार कितना दिया था? 21,000 है ना, और जुलाई से हायर किया है, अब 6 महीना कम हुआ है, तो 21,000 into 2 into 6, 2,52,000 आया। टोटल मारो 34,20, दिस इज योर आंसर। ये जिसको आया वो राइट है, 34,20,000। लॉजिक समझा? फोकस ऑन वर्क, जितना काम किया उतना एक्सपेंस दिखेगा पीएनएल। एक क्या अगला पिछला दिखेगा ही नहीं। अब व्हाइट जो अभी समझा, इस साल में कितना काम हुआ वो समझा, कितने अमाउंट का काम हुआ वो अमाउंट आ जाता है पीएनएल में, ठीक है। अभी अमाउंट ऑफ सैलरी पेड, जब भी आप पेड सैलरी ढूंढते हो ना, दिस इज योर फेयर आंसर, बाय द वे वर्किंग नोट फॉर्म में दिखेगा, दिस इज द आंसर। जब भी आप पेड सैलरी ढूंढते हो ना, तब काम को भूलवाने का, काम को देखना ही नहीं है, आपका नजर होना चाहिए पैसे पे, आपका नजर होना चाहिए 12 महीने का विंडो में, 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 के बीच में कितना पैसा गया, कितना पैसा गया वही दिखने का। ओके, पेड कितना पैसा गया। ओके, शुरुआत करते हैं जनवरी से, क्योंकि 1 महीना अरियर्स पे कर रहा है, मतलब पिछले साल का दिसंबर का सैलरी 1 जनवरी को पे किया रहेगा। अग्री? तो जनवरी में, सिर्फ जनवरी में 8 वर्कर्स थे, उनका 30,000 का सैलरी उसने 1 जनवरी को पे किया, तो 8 वर्कर्स into 30,000, दिस इज 2,40,000, बराबर है। अच्छा, फिर फरवरी टू दिसंबर, फरवरी टू दिसंबर, मतलब जैन का फरवरी में, फरवरी का मार्च में, दिस इज सैलरी टू वर्कर, सैलरी टू वर्कर। जैन का है 8 into 30, समझा, दिसंबर का जैन में पे, फिर फरवरी टू दिसंबर, मतलब जैन का फेब 1 को, फेब का मार्च 1 को, मार्च का अप्रैल 1, वैसा अगस्त का सितंबर,
नवंबर का दिसंबर 1 11 महीना होता है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। नवंबर का सैलरी पे किया ईच की दोनों। जैन का फेब 1, तो फेब 1 से लेके दिसंबर 1, फेब 1 से लेके 11 मंथ्स होता है ना। उन 11 मंथ में बिजनेस में कितना पे किया होगा पता है? 33,000 टू हाउ मेनी वर्कर्स? 8 है ना, इनटू 11 कितना आता है ये? 04। अच्छा, तो ये टोटल मारो तो वर्कर का मिलेगा आपको। 31 सर अभी और ढूंढ रहा है intern। हाँ वर्कर का किया अभी। 14 31-44 आया, ये वर्कर का हुआ। अभी प्लस सैलरी टू इंटर्न। सैलरी टू इंटर्न कब से ज्वाइन हुए थे? जुलाई से। बट जुलाई का सैलरी अगस्त 1 को दिया है, तो अगस्त 1, सितंबर 1, अक्टूबर 1, नवंबर 1 एंड दिसंबर 1। So it will be basically August to December. Are you listening? 2,10,000। सैलरी कितना था? 21,000 into 2 into 5 2,10,000। अच्छा, 2,10,000 plus 31,44 33,54,000। ये मिला था किसको? तो रो मिला ना 33,54,000। 33,54,000 इज द आंसर फॉर सैलरी पेड। अभी समझा? तो पेड के वक्त अप्रोच क्या होगा? कितना पैसा गया 12 महीने के विंडो में। वंस अगेन, वर्कर का पैसा कैसे चुकाया जा रहा था? दिसंबर का जैन में गया, बट जैन में तो 30,000 दिया रहेगा, नॉट 33। समझा? फेब 1, मार्च 1, अप्रैल 1 वहां पे 33 दिया, जैन 1 को 30 दिया। अच्छा, इंटर्न आए जुलाई में थे, लेकिन पैसा कब से गया उनका? अगस्त से। तो अगस्त 1, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 5 ही महीने का दिया। दिसंबर का तो जैन 1 में देगा, वो तो नेक्स्ट ईयर पैसा जाएगा। इज दिस क्लियर? वैसे जब हायरिंग होती है ना, अभी स्टार्टअप वाले सब बहुत शाणे होते हैं, उनको पगार तो लेट देना होता है, तो वैसा कैश का वो लोग अरेंजमेंट करके रखता है। कैश का भी जरूरत नहीं है, उतना फंडिंग कम उठाता है, क्योंकि पैसा तो लेट देना है उन लोग को। काफी सारे एम्प्लॉय को ईसॉप चिपका देता है, वो लोग शेयर्स चिपका देता है, बोलता है शेयर्स ले लो, काम करो, कंपनी प्रगति करेगा, तुम्हारा शेयर का भाव बढ़ेगा, तो पगार कम देता है वो लोग को। तो पैसा बचाने के लिए ये सब काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कैश बजट का एक चैप्टर आएगा आपको सीए इंटर में, बहुत मस्त है, मजा आएगा कभी करने। तो कंसेप्ट क्या है आपका? पीएनएल में कौन सा सैलरी डेबिट होता है आपका? अप्रोच क्या है? काम, वर्क, यू हैव टू चेक वर्क, कितने अमाउंट का वर्क हुआ है, कितने अमाउंट का पैसा देखने का नहीं दिया, नहीं दिया, कितना काम हुआ है, कितना वर्कर ने क्या काम, कितना महीना काम किया, उतना महीने का सैलरी। पेड में क्या दिखने का? कितना पैसा गया, उधर काम में दिखने का नहीं, पेड में पैसा कितना गया। अभी आउटस्टैंडिंग मतलब लास्ट मंथ कितना पैसा देना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ वर्कर, वर्कर का कितना बाकी रहेगा पता है? एक ही महीने का दिसंबर का बाकी रहेगा, तो खाली दिसंबर का मतलब 8 वर्कर है इंटू 33,000 इंटू 1 कितना आता है? 2,64,000। और आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ इंटर्न, इंटर्न का भी है ना, इंटर्न का कितना होगा? 2 इंटर्न 21,000 फॉर 1 मंथ 42, तो टोटल कितना आता है? 3,06,000। ये आई थिंक सबको राइट मिला, 3,06,000। ओके, क्या दिमाग में बोला? अप्रोच समझा? मेन अप्रोच था वर्क एंड पेड, वर्क एंड पेड। आउटस्टैंडिंग तो वाज इजी। आई वांट यू टू ट्राई क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 खुद से करो, उसमें ना मार्च एंडिंग है, थोड़ा ध्यान से करना। क्वेश्चन 5 सिमिलर क्वेश्चन, खुद से ट्राई करो। चलो क्वेश्चन 5, डोंट टेक मोर देन 5 to 7 minutes। 8:45। हाँ, इसमें कैश पे क्या उसका एंट्री आउटस्टैंडिंग सैलरी टू कैश होगा, तो सैलरी में सैलरी डेबिटेड टू पीएनएल पूछा है ना, कौन सा इसमें पूछ रहा है? नहीं हाँ पेड पेड में, हाँ पेड का एंट्री आउटस्टैंडिंग सैलरी टू कैश, पीएनएल में नहीं जाएगा, सैलरी उसमें नहीं आ रहा। वो पेड है, वो कैश अकाउंट में दिखेगा, ये पीएनएल में दिखेगा। तो 2 साल पहले का भी होगा तो आज में दिखेगा ना, कैश में दिखेगा,
कैश अकाउंट तो सब दिखा, कैश अकाउंट क्या है, पैसा आया पैसा गया। सर इसमें हम लोग मार्च पीएनएल में ये नहीं दिखेगा, पीएनएल में ये दिखेगा। हाँ इसमें बोलो। हम लोग मार्च में फरवरी का पे करेंगे, हाँ मतलब एक महीना जो होगा उसमें सेम ही है, खाली दिसंबर का मार्च एंडिंग। एक महीने में 20,000 का सैलरी लेना है 10 वर्कर के लिए। हाँ और फिर आगे से 24,000 24,000 फॉर 11 मंथ्स। ऐसा रट मत, तू समझ के। हाँ समझा है, हाँ। इसके तो बोला एक महीना, हाँ जनवरी स्टार्टिंग वाला जो है वो फरवरी का, इसमें मार्च एंड में ना। हाँ तो मार्च का उसने अप्रैल 1 को दिया है। अच्छा मार्च से अप्रैल 1 को दिया। हाँ। मार्च में फरवरी। साल अप्रैल टू मार्च है ना, तो मार्च का अप्रैल 1 को दिया है, वो 20 है। फिर मई से लेके नेक्स्ट मार्च तक 11 महीना 24 है। करो क्वेश्चन 5 फटाफट उठाओ। अप्रोच बराबर रखना, 5 मार्क का सम आ सकता है, ये भी मॉड्यूल का सम है। ये आया भी एक बार, मॉक में आया कि मेन पेपर में ही आ गया। हरियर इज आउट, वही सेम है। जैन का फेब 1, फेब का मार्च 1, दगड़े बैक गिरेगा। अरे उनका फोन नहीं रहेगा। सर एक डाउट है, अमाउंट डेबिटेड टू पीएनएल हम लोग लास्ट मंथ के मार्च का नहीं करेंगे। इस साल अप्रैल से मार्च में कितना काम हुआ वही देखो। अमाउंट डेबिटेड टू पीएनएल बाद में ढूंढेंगे। हाँ अमाउंट डेबिटेड टू पीएनएल बाद में ढूंढेंगे। अभी भी ढूंढ। 12 महीने में कितने अमाउंट का काम हुआ, कितना वर्कर था, कितना पगार था, मल्टीप्लाई कर। पैसा मत देखो, कितना पे किया वो मत देखो। अच्छा कितना पे किया वो देखते ही नहीं, भले 11 महीने का पे किया वो नहीं देखेंगे। 12 महीने का काम हुआ है तो 12 महीने का काम। वही पीएनएल में दिखना चाहिए। जे बीजा इंटर्न ड्राइवर नॉवल नाही झाला। सर इंटर्न मैं ढूंढ रहा हूँ ना, अभी देख रहा है। एवं अमाउंट से वो अमाउंट डेबिटेड भाई अमाउंट एवं 29,34,000 भाई अमाउंट डेबिटेड टू पीएनएल जो पहला तो सैलरी 15,000 क्यों कर 4 तो 5,40,000 अच्छा वो शिट में कर रहा है 34,20 सेकंड
એટલે પહેલા કામ કરો 33 2 લાખ 3420 અને 3 લાખ બીજું વાળું બોલ. 3320 3420 અરે બીજું વાળું પૂછે છે બીજું પેડ પૂછે છે એ હર્ષદ Amount of salary paid. 33 34 2 लाख आयु 3320 और 3 लाख वो જ 2 लाख आयु 22 लाख पर 86 अच्छा आओ सॉरी 20 के जो जो नहीं 3 बार वही ना ध्यान तो वैसे भी गया था अच्छा उसको ही दिया नहीं निकला देगा बात करा रखा मेरे तो बाप को बोल दिया था मेरा तो नंबर है ना इमरजेंसी हाँ, हो गया आज क्लास तो मेरे को एवर कल तो भाई मेरे भी इधर आया चलो हो गया सबका क्या है आंसर्स बोलो अमाउंट कैपिटल टू पीएनएल 3420 ये पीएनएल वन पेड 33 और आउटस्टैंडिंग 3 लाख मिला ये सबका आ गया अभी प्लीज बी क्वाइट Next sum number 24. ऐसा ही है ओके आंसर मिला ये मैंने क्या 24 से देखो ध्यान से अंदर में क्रिएट ये लास्ट सम होगा ना शायद I tell you 24th sum Kotriwal is engaged in the business of selling magazines 24th sum guys please focus देखो सुनो ध्यान से Kotriwal is engaged in the business of selling magazines. Several of his customers pay money in advance for subscribing his magazines. मतलब इतना अच्छा मैगजीन है कि एडवांस पेमेंट आ जाता है. Information related to the year ended 31st March 17 has been given to you. On 1/4/16, he had a balance of 2 lakh in advance from customer, of which 1,50,000 is related to year 16-17, while remaining pertains to the year 17-18. मतलब क्या उसका कि 1/4/16 में ना बिगिनिंग में उसको 2 लाख एडवांस पड़ा हुआ है, इसमें से 1.5 लाख ये साल का 50,000 नेक्स्ट ईयर का. ड्यूरिंग द 50,000 इन साल का 1.5 लाख नेक्स्ट ईयर 1/4/16 को उसका एडवांस का वैल्यू है 2 लाख.
मतलब वो इतना अच्छा मैगजीन बिकता है, उसको इतना पब्लिक को पसंद है कि उसको एडवांस में 2 लाख रुपए आ गया है, जिसमें से 1.5 लाख 16-17 का है। तो 16-17 का मैगजीन का ऑर्डर का 1.5 लाख आ गया है, और 17-18 का 50,000 है। 50 एडवांस में 17-18 का है। अभी ड्यूरिंग द ईयर 16-17 he made cash sales of 5 लाख रुपीस। कैश सेल्स का मतलब वो एडवांस नहीं है, अगर तो बेचा और माल बेचा पैसा आया। You are required to compute number 1 total income for the year 16-17 and total money received during the year if closing balance in advance from customer is 1,70,000। 5 आराम से थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 2 क्वेश्चन के आंसर देने। क्वेश्चन समझा? पहला वाला 650 पहले वाला में पूछा व्हाट इज द करंट ईयर्स इनकम, एंड दूसरा पूछ रहा है हाउ मच मनी हैज ही रिसीव्ड इन द करंट ईयर इफ द एडवांस फ्रॉम कस्टमर का क्लोजिंग बैलेंस इज 1,70,000। नहीं 5,30,000 5,30,000 2 लाख रुपए उसके पास एडवांस पड़ा है, उसमें से 1.5 लाख ये साल एडजस्ट करना है, 50 या जो भी है। अभी पूछा गया है तो एक तो इनकम ये साल कितना कमानी हुआ और कितना पैसा मिला ये साल। एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस 170 है, ओपनिंग बैलेंस 2 लाख है और क्लोजिंग बैलेंस 170 है एडवांस। इनकम तो वही एમાંથી 30,000 ये भूली जाओ આપણે 5 लाख बैलेंस बोलूं तो 1 लाख 20 तो ये लोग अच्छा ओके खाली आ गया ना कम के सिक्के लिया तो 5 लाख तो कैसे हम देखो, see, you know what is advance from customer? It is nothing but pre-received income. तो प्री रिसीव्ड इनकम उसका 2 लाख हो गया है, उसमें से ये साल कितना एडजस्ट हुआ है 150। तो रफ में अगर मैं एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट बनाऊं, एडवांस फ्रॉम कस्टमर इज नथिंग बट प्री रिसीव्ड इनकम, एडवांस फ्रॉम कस्टमर इज प्री रिसीव्ड इनकम। तो उसमें समझो बाय बैलेंस इसका ओपनिंग डेट है 1/4/16, ये लायबिलिटी हुआ। क्यों लायबिलिटी? एडवांस आया, बेनिफिट देना बाकी है। 2 लाख का एडवांस था, बराबर है। ये ओपनिंग बैलेंस था 1/4/16 को। इसमें क्लोजिंग बैलेंस भी दिया आपको 31 मार्च 17 को। कितना है? 2 बैलेंस CD 1,70,000 दिख रहा है। ओपनिंग था 2 लाख, एंडिंग था 170। और क्या बोल रहा है? इस साल का सेल्स में कितना एडजस्ट करना है आपको? 1,50,000। तो हाउ मच विल एडजस्ट हुआ, उसका एंट्री क्या होगा? मतलब उतना प्री रिसीव्ड को कन्वर्ट कर देना है इनकम में। तो एंट्री क्या होगी? प्री रिसीव्ड इनकम टू इनकम। ईयर एंड पे आप क्या मारते हो? प्री रिसीव्ड इनकम पे एडजस्टमेंट एंट्री। इनकम टू प्री रिसीव्ड इनकम, इनकम घटा, प्री रिसीव बढ़ा। नेक्स्ट ईयर जब उसको इनकम में कन्वर्ट करोगे तो क्या एंट्री बनेगा? उल्टा, प्री रिसीव्ड इनकम टू इनकम। प्री रिसीव घटेगा इनकम, तो कितने से? 150 से करना है। तो प्री रिसीव्ड इनकम टू इनकम, टू इनकम क्या है? सेल्स। कितना करना है? 1,50,000। मतलब 2 लाख था, उसमें से ये साल 2016 में कितना कन्वर्ट हो गया इनकम में? 1.5 लाख। तो बचना 50,000 चाहिए था, होना तो 50 चाहिए था, लेकिन है कितना? 170। ये कैसा हो गया 170? इधर और पैसा आया होगा, क्योंकि व्हाट इज द एंट्री फॉर प्री रिसीव्ड इनकम? कैश टू प्री।
कैश टू मतलब पिछले साल ये 2 लाख कहाँ से आया पता है? ये 2 लाख कहाँ से आया? लास्ट ईयर का टू बैलेंस सीडी से आया है। ये टू बैलेंस सीडी कहाँ से आया? इधर बाय कैश आया होगा 2 लाख, तभी जाके इधर टू बैलेंस सीडी आया, तभी जाके ये बना बाय बैलेंस बीडी। एंट्री क्या है? कैश टू प्री रिसीव्ड इनकम। एंट्री फॉर प्री रिसीव्ड इनकम इज कैश टू, आई स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग नाउ। लास्ट ईयर मतलब 15-16 में उसको 2 लाख एडवांस आ गए, तो एंट्री मारा कैश टू प्री रिसीव। कैश टू प्री रिसीव मारा, जो बना टू बैलेंस सीडी, जो बना बाय बैलेंस सीडी। अब ये साल उसमें से कितना पार्ट इनकम में कन्वर्ट कर रहा है? वो 2 लाख में से 1,50,000 कन्वर्ट कर रहा है। तो 150 का कन्वर्जन का एंट्री क्या होगा? प्री रिसीव्ड इनकम टू इनकम। क्यों 150 किया? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। कुछ ना दिया होता तो आप क्या अज्यूम करते? पूरा 2 लाख कन्वर्ट हो गया। तो 2 लाख में से 1.5 लाख हो गया, 50 बचा। तो वो नेक्स्ट ईयर का था, तो वैसे तो बैलेंस 50 होना चाहिए, 2 में से 1.5 एडजस्ट हो 50 होना चाहिए, लेकिन है 71। मतलब इस साल और ऐसे दीवाने कस्टमर है जो नेक्स्ट ईयर का भी पैसा देके बैठे हैं। वो कितने? 1,20,000 का एडवांस उसको ये साल आया है। मतलब अभी नेक्स्ट ईयर के लिए उसके पास कितना जमा पड़ गया है? 1,70,000 हो गया। 50 पहले का, अभी 1,20,000 अभी ये साल आया। ये 170 कब कन्वर्ट होगा इनकम में? नेक्स्ट ईयर। तो ये कैश आया है इन द ईयर 2016। अब आपका क्वेश्चन क्या है? नंबर 1 क्या है आपका? इनकम, टोटल इनकम फॉर द ईयर। टोटल इनकम फॉर द ईयर 2016 ऐसा लिखो। टोटल इनकम फॉर द ईयर 2016 लिखो। इसमें पहला तो कैश से तो अलग ही है, इससे परे है वो, समझ में आया? कैश सेल क्या है समझा? पैसा आया, माल बेचा, पैसा आया ताबड़तोड़, नो एडवांस नथिंग। तो कैश सेल्स का कितना है? उसका 5 लाख, ये तो है ही, प्लस एडवांस एडजस्टेड। एडवांस एडजस्टेड कितना है? 1,50,000 एडजस्ट किया, तो टोटल इनकम कितना हो गया? 650 का सेल्स अर्न इनकम ऑफ दिस ईयर। अग्री? समझा कि नो? गॉट इट? पिछला साल का 2 लाख में से 1.5 लाख रुपया एडजस्ट किया, तो इस साल का 1.5 लाख और 5 लाख का कैश, 650 का इनकम। नहीं, इसमें कुछ नहीं है, एडवांस है ना वो। तो ये कैश सेल्स का एंट्री क्या? कैश टू सेल्स। एडवांस में थोड़ी कुछ एडजस्ट होता है। तुम मेरे को है ना 11th स्टैंडर्ड में 40,000 फीस दिया, उसमें से 11th का 20, 12th का 20, तो मैं 11th में कितना एडजस्ट करेगा? 20, बाकी 20 12th में करेगा, वो प्री रिसीव्ड है मेरा। तो मेरा 11th का 20,000 वो तेरे से आया, वो मेरा इनकम वो साल वो कैश सेल हो गया। तो हम लोग तो प्री रिसीव में कितना एडजस्ट हुआ नेक्स्ट ईयर? 20,000। इसका 2 लाख आ गया, तो उसमें से 1.5 लाख एडजस्ट हुआ, 50,000 वो नेक्स्ट ईयर। अभी सुनो ध्यान से, इनकम पार्ट समझ में आया? कैश से तो पूरा ही पूरा वैसा का इनकम है, सुन रहे हो गाइस? कैश सेल वही साल का इनकम है, एडवांस में से 1.5 लाख एडजस्ट हुआ, वो इनकम में गया। अभी आपने पूछा है कि अमाउंट रिसीव्ड, तो लिखो अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग 2016। अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग 2016, पैसा कितना आया? कैश सेल का बच तो आया ही है, इससे अलग है वो। तो कैश सेल्स ₹5 लाख और एडवांस रिसीव्ड कितना है? एडवांस रिसीव्ड इन 2016 कितना एडवांस रिसीव्ड? 1,20,000, 1,50,000 कितना है? क्यों ये 2 लाख क्यों नहीं? 2 लाख कब आया? लास्ट। इस साल रोकड़ा कितना है? 1,20,000। समझा कैसे? 150 एडजस्ट करने में 50 होना चाहिए था ना, एक्स्ट्रा 170 हो गया, तो 120 ये साल में। तो 1,20,000 कैश रिसीव, तो टोटल कितना कैश रिसीव है? 60। आपका आंसर में ये पूरा कॉपी कर दो, ये भी बना ही लो। सर मतलब सेल्स होना चाहिए था, एडवांस सेल होना चाहिए था 150 का, बट ईयर एंड में हम लोग को बता रहा है 170 का। एडवांस 2 लाख मिला था, हाँ, उसमें से 1,50,000 का सेल्स हो गया। सेल्स हो गया मतलब हाँ कस्टमर को वैक्सीन बेच दिया, मतलब बैलेंस आना चाहिए 50 आना चाहिए, बट आया 170, तो 50 - 170 तो और 120 मिला है। सपोज इधर और 3 लाख होता, 50 बैलेंस रखना ही है।
50 तो है ही। सर अगर इसका बैलेंस सिर्फ 50 का तो फिर कुछ नहीं, तो फिर कैश रिसीव 5 लाख। अगर बैलेंस 50 होता तो कैश रिसीव 5 लाख। तो ये सब कुछ एक्स्ट्रा कैश है। अभी बस बस सुनो, सर बस हाँ कर लो, कॉपी कर लो। एक सम मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ वापस। લીધી ને 5 ની ને દોઢી ઓલામાં ઇન્કમ નથી, રોકડા પૂછ્યા છે। આ કામ बेचा कितना, सेल कितना हुआ वो देखना है। इधर ये काम है, काम मतलब सेल कितना हुआ, इधर पैसा देखो। नहीं देखो, सम नंबर 9th सम, सॉरी 9th सम इज अ मॉड्यूल सम। होमवर्क दे रहा हूँ, सुनो। 9th सम मॉड्यूल सम है। उसमें एक टैली ट्रायल बैलेंस दिख रहा है आपको, टैली ट्रायल बैलेंस मिला 9th सम में। बट एक कैच है, उस ट्रायल बैलेंस के अंदर एक वियर्ड आइटम दिख रहा है मेरे को, आपको दिख रहा है? ओपनिंग तो हर बार होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है। यू कैन सी क्लोजिंग स्टॉक इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। तो खाली एसेट में मतलब वो परचेज से सब्ट्रैक्ट हो चुका है, मतलब आपका एक्चुअल परचेज 10 लाख नहीं है। कितना है? 13 लाख है। 13 में से 3 माइनस होते हो 10 दिख रहा है। परचेज इज 13 लाख, स्टॉक माइनस करने के बाद तो 10 हुआ है ना। तो रियल परचेज आर 13 लाख एक्सपेंस, सुना? उसमें से 3 आपने स्टॉक का माइनस किया, तब जाके 10 हुआ। कैसा पता चला? क्योंकि स्टॉक इज इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। क्यों? क्रेडिटर का क्यों माइनस कर? क्रेडिटर का तो पैसा देना बाकी है। अभी सुनो, आपको क्या पूछा गया है? क्रेडिटर्स बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2016 दिया हुआ है 3 लाख। आपका ये डेटा है 31 मार्च 17 का। नीचे क्वेश्चन पढ़ो। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर। क्रेडिटर को कितना चुकाया है वो, और क्या ढूंढना है? COGS। यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर COGS? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? यू नो ट्रेडिंग का सारा एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो इट्स बेसिकली COGS, ये तो लिख के रखो। COGS इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग का पूरा खर्चा, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आपको पूछा गया कि ये ट्रेडिंग का पूरा खर्चा कितना है और क्रेडिटर को ये साल में कितना पैसा देना है। तो क्रेडिटर्स अकाउंट बना के मिलेगा। हिंट है, क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट 2 बैलेंस दिया है, बाकी अपना दिमाग लगाने का। इट्स अ चैलेंज। डायरेक्ट एक्सपेंस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हमें पार्टी करें आपको। ट्रेडिंग का पूरा खर्चा। अभी सुनो, पार्टी आपको मैं पार्टी के नाम पे कल एक छुट्टी दे रहा हूँ फॉर 12th स्टैंडर्ड। ओके, लेकिन 12th का लेक्चर कल नहीं है, 4 सम आएगा डेथ का। and show it to me on Friday.